नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आगामी विभिन्न एग्जाम हेतु जो हम लोग सफलता सीरीज देख रहे थे, आज हम सफलता सीरीज में क्लास नंबर 20 को देखेंगे। इस सीरीज में टोटल 30 क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने 19 क्लास करा दिया है। साथ ही जो भी बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि देख समझ रहे होंगे और अपने तैयारी को सही दिशा में ले जा रहे होंगे। हमारी कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं। चाहे तो ई बुक हो, चाहे पीडीएफ हो, रेलवे की हो, एसएससी की हो, बिहार एसएससी पुलिस दरोगा की हो, सभी कंटेंट अवेलेबल है। और हमारी कंटेंट की वैल्यू आप समझते ही होंगे, मैं कम पढ़ा के ज़्यादा फायदा करा के दूंगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। लिंक क्लिक करेंगे तो भी आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा, वहाँ से आप जो है बात करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट को जरूर कवर करते जाना है। पता नहीं कौन सी बात कब आपको कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जो है नज़र आ जाए एग्जाम हॉल में। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहला जो प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इस फॉर्म में और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप फैक्ट में देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में आई थी, है ना। कब आई थी? 1986 में आई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो आपका नीलगिरी है ना, ये भी आपका जो है 1986 में ही उनको दर्जा दिया गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपसे पूछा जाता है। 1973 में होता है प्रोजेक्ट टाइगर और 1992 में होता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो ये दोनों भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। काम के बदले अनाज या भोजन कार्यक्रम कब शुरुआत हुई? ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो 1977 और 78 में शुरू किया गया था। 77 है ना, 2278 है, यानी दोनों एक ही साथ है। ये वित्तीय ईयर के फॉर्म में लिखा गया है। काम के बदले अनाज 77-78 में आया था। ठीक है भाई, इसके अलावा परिवार नियोजन कार्यक्रम, अच्छा काम के बदले अनाज तो 77-78 में आ गया। यहीं पे हम याद करेंगे जो आपका रोलिंग प्लान की अवधारणा थी, है ना, रोलिंग प्लान की जो अवधारणा थी, इनकी अवधि भी आपका रखा गया था। कब से कब तक? 1977 से, है ना, 83 तक रखा गया था। लेकिन रोलिंग प्लान चला कब तक था? 1980 तक चला था। और यहाँ पे रोलिंग प्लान को टर्मिनेट करके छठी पंचवर्षीय योजना कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था। और इसमें क्या उथल पुथल होता है मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ। जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार पहली बार बनी थी जनता पार्टी की तरफ से, 1977 की बात है। ठीक है भैया, तभी रोलिंग प्लान लाया गया था जनता पार्टी के द्वारा, जो 5 साल के लिए तय किया गया था, 77 से 83। लेकिन जब सत्ता फिर से कांग्रेस के हाथ में जाती है तो 1980 में ही रोलिंग प्लान को ब्रेक कर दिया जाता है और नए सिरे से छठी पंचवर्षीय योजना शुरू किया जाता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत पहली बार इंडिया में कब किया गया था? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत पहली बार इंडिया में 1952 में किया गया था। और ये विश्व का पहला देश था जो परिवार नियोजन के तरफ जो है पहली बार कोई कदम उठाया था। हालांकि आज तक हम सफल नहीं हो पाए हैं। और आपको जैसा कि पता ही होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो गया है चाइना को पछाड़ते हुए। ठीक है भैया, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब होती है? देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत में आपको बहुत नजदीक का ईस्वी भी ऑप्शन में दे देता है। तो बच्चे को क्या लगता है ये हाल फिलहाल की योजना है? जी नहीं, ये बहुत पुरानी योजना है। ये 1993 में शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 1993 को ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। एक आई थी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। ये दोनों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों को एक साथ मर्ज करके 2008 में, है ना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से एक स्कीम चलाया गया। यानी ये दोनों जो है पार्टिकुलर अलग अलग ईस्वी में स्टार्ट हुआ, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, है ना, खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा। ये दोनों को मर्ज कर दिया गया 2008 में और तब बना आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो ये तीनों को एक साथ याद रखेंगे लिंक करके, अलग अलग कैसे बना, फिर दोनों एक साथ ज्वाइंट हो गए। नरेगा की शुरुआत कब होती है? 2006 में होती है। और मैंने आपको बताया था अगर नरेगा एक्ट पूछता है तो आप 2006 आंसर लगाएंगे तो आपका 2.5 नंबर चला जाएगा। नरेगा एक्ट जो है ये 2005 में ही आया था, है ना। और नरेगा का फॉर्मेशन हुआ था 2006 में। और नरेगा में एम शब्द यानी महात्मा गांधी का नाम जुड़ने के बाद मनरेगा बना था 2009 में। और नरेगा जो है आपका ये 100 दिन का रोजगार देता है, जो एशिया में सबसे अधिक दिन तक जो है एक जगह, है ना, फिक्स रोजगार देने वाला ये
कार्यक्रम है। ठीक है भैया। इनके अलावा भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? 1948 में। कब आई थी? 1948 में। मैंने आपको बताया था कि 1948 में जब औद्योगिक नीति इंडिया में जो है स्वतंत्रता के बाद लाई गई, तो उस समय उद्योग धंधा को 4 कैडर में बांटा गया था। फिर इसमें संशोधन करके औद्योगिक नीति 1956 आया कुछ साल के बाद, है ना। तो फिर ये उद्योग धंधा को 3 कैडर में बांटा गया, अनुसूची ए बी सी में। ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई औद्योगिक नीति 1948 में उद्योग धंधा को इंडिया में कितने स्तर से बांटे गए? तो 4 स्तर से। और औद्योगिक नीति 1956 में उद्योग धंधा को कितने भाग में बांटे गए? तो आप कहेंगे 3 भागों में। एक भी बात फालतू की इधर उधर का नहीं है। ये क्लास जो है मजा के लिए नहीं है, सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो वास्तव में पढ़ के कुछ करना चाहता है। क्योंकि जब बहुत दिन आप पढ़ते हो, तैयारी करते हो और लास्ट में जब कुछ नहीं हो पाता है ना, तो आपका खुद ही आपका मन जो है गवाही नहीं देगा कि हमने इतना दिन क्या किया। तो अगर चाहते हो कि भाई सब चीज़ बढ़िया रहे तो बढ़िया से पढ़िए। ठीक है। और इस क्लास में मैं सिर्फ वही बात करता हूँ, इसीलिए शायद मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, क्योंकि मज़ा नहीं देते ना, यहाँ पे इंटरटेनमेंट तो होता नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बात होती है और जो सबको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। मैंने आपको बताया था कि इसमें पहली बार अध्यक्षता के तौर पे किसे जो है जिम्मेवारी दी गई थी? तो पीसी महालनोबिस को दिया गया था। ये वही पीसी महालनोबिस है जिसके मॉडल पे 2nd पंचवर्षीय योजना इंडिया में चला, और ये वही पीसी महालनोबिस है ना, कि जिसके जन्मदिन 29 जून पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। योजना आयोग का गठन सभी को पता होगा 1950 में आया था, है ना। यह संवैधानिक निकाय नहीं है। इससे अगर अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो आपसे पूछता है कि योजना जो आयोग है ये कैसा निकाय है, तो कुछ और आंसर लगा देना, लेकिन संवैधानिक मत लगाना, क्योंकि इसके गठन के हेतु संविधान में कोई भी आर्टिकल आप मुझे बता दीजिए, नहीं है ना, तो संवैधानिक निकाय नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 में आया था, हेराल्ड डोमार के मॉडल पे आधारित था। भारत में पहली नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई, है ना, आज़ादी के बाद? तो आप कहेंगे 1948 में। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना रही थी, और इसके तहत कई प्रकार के बांध का निर्माण किया गया, जैसे पंचेत है ना। इसके अलावा भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। कितने बैंकों के करे गए थे? तो 14 बैंकों। और दूसरी बार हुआ राष्ट्रीयकरण बैंक का 1980 में, और कितने बैंक का किया गया था? तो 6 बैंक का। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, दोनों बार राष्ट्रीयकरण के समय, है ना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इंदिरा गांधी ही वो लेडी है जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था महिला में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत में, अच्छा, इंदिरा गांधी और भी फेमस है, जैसे कि इस पे पिक्चर भी बन चुका है। 1975 में जो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे देश में पहली बार आपातकाल घोषित किया गया था, उस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ही थी, है ना। भारत में पहली एशियाई खेल का आयोजन जो है 1951 में किया गया था, और सेकेंड टाइम किया गया था 1982 में, और ये दोनों के दोनों करे गए थे दिल्ली के अंदर, है ना। पिछला एशियाई खेल मैंने आपको बता दिया था चाइना में होगा, और अगला एशियाई खेल आपका 26 के अंदर जापान में होगा। ठीक है भैया। चलते हैं आगे। अब ये हमारा कुछ प्रोडक्ट है जो आप लोग भी वाकिफ़ होंगे इनसे। ये है पैरासीटामोल 500। अगर आपको बेस मजबूत करना है ना, तो ये आप पैरासीटामोल 500 को सेवन कीजिए। अगर आपको मार्क बूस्ट करना है तो पैरासीटामोल 2 का सेवन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हाई लेवल की क्वेश्चन से दर्शन हो, मैं मेंस भी लिखूंगा सीजीएल का, तो ये आपका सीजीएल की मेंस वाली बैच है। इसमें हाई लेवल की बात आप समझेंगे, और ये आपका रेलवे के विभिन्न एग्जाम को चमकाने हेतु परीक्षा दर्पण है। आपको जैसा लगे आप ले सकते हैं। बिहार एसएससी पुलिस दरोगा का भी कंटेंट अवेलेबल है, और जो अभी सफलता सीरीज आप देख रहे हैं ये भी अवेलेबल है। रामानंद भी राघवन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये मृदंगम बजाते हैं। मृदंगम आप कर्नाटक संगीत में बहुधा सुनने वाली एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये फेमस है ना। मृदंगम कर्नाटक संगीत में होने वाली वाद्य यंत्र है। कर्नाटक संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यानी साउथ के जो रीजन है वहीं पे आपको देखने को मिलेगा, यानी इसका दायरा जो है छोटा है। लेकिन शेष इंडिया में हम इस प्रकार के संगीत को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चे को तो यह बात समझ में आने में बहुत देर लग जाती है कि जो जैसे मान लीजिए कोई ढोलक बजाता है ना, तो वो भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए क्या, कि खाली जो गाना गाते हैं वही नहीं भाई। कोई अगर इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं ना, है ना, उस प्रकार की, तो वो भी जुड़े हुए है ना, वो भी संगीतज्ञ हुए, वो भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ कहलाएगा।
ठीक है। और जो गाते हैं उसकी तो खैर बात ही अलग है, वो तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो कि भाई ये तो सीधे गा रहे हैं, है ना। इसके अलावा इस संगीत का जनक जो है कर्नाटक संगीत का, इसे पुरंदर दास को माना जाता है ना। कर्नाटक संगीत के जो त्रिमूर्ति है ना, 3 पिलर, ये है त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुथुस्वामी दीक्षितर, इसे कहते हैं त्रिमूर्ति ऑफ कर्नाटक संगीत। और कर्नाटक संगीत के जो फाउंडर हैं ये पुरंदर दास को कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी अलग हैं और दोनों का आंसर भी अलग दिया जाएगा। कर्नाटक संगीत के प्रमुख कलाकारों में आएंगे तो सबसे फेमस एम सुब्बालक्ष्मी। एम सुब्बालक्ष्मी और भी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम जो है महिला संगीतज्ञ है इंडिया के लिए एम सुब्बालक्ष्मी। इनके अलावा भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम म्यूजिशियन है 1998 में एम सुब्बालक्ष्मी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। रामानाथ कृष्णन, सुधा रघुनाथन, जयश्री रामनाथ, ये सभी के सभी कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए कैरेक्टर थे और हैं। रंगम, तनम, पल्लवी कर्नाटक संगीत के तत्व हैं, एलिमेंट्स है। जैसे आपको मैंने भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उनके एलिमेंट के बारे में बताया था, जाति, स्वरम, तिलाना, शब्दम, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे जो कर्नाटक संगीत के एलिमेंट्स होंगे, तत्व होंगे, है ना, तो ये होंगे रंगम, तनम, पल्लवी। कर्नाटक संगीत में जो ध्वनि का लय होता है उसे अपन टेम्पो कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये चलाने वाला टेम्पो नहीं है। इनके अलावा मृदंग के अन्य प्रमुख कलाकारों में आएंगे के.बी. प्रसाद हैं, पंडित मोहन श्याम शर्मा तथा तोता राम, ये दोनों के दोनों पखावज से संबंधित है। ये पखावज में कम कैरेक्टर है तो आपको डायरेक्ट इन्हीं दोनों नाम में से एग्जाम में मिल सकता है। मियाँ कादिर बख्श, अवन मिस्त्री और निर्दो चटर्जी, ये सभी के सभी तबला से संबंधित है। अब आप कहोगे कि सर 3 ही बता रहे हो, तो जो टॉपिक वाइज आपको मिलेगा या आपने लिया होगा तो टॉपिक वाइज में जो है पुराने नाम आपको मिलेंगे, और जैसा जैसा जो नए नए नाम, मेरा काम क्या है रिसर्च करके बढ़ाना ताकि आपकी एग्जाम को ईजी करा सकूँ। तो ये नाम सब भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। विनायक राम घाटम से संबंधित है, MS गोपाल कृष्णन वायलिन से संबंधित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इलियास खान, अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर रविशंकर साहब की पुत्री हैं, और अनुष्का शंकर से आप पकड़ लेंगे कि ये सितार से संबंधित है, तो इसका मतलब इलियास खान भी सितार बजाते हैं। अरविंद पारीख, हरविंदर कुमार शर्मा, सभी के सभी सितार से संबंधित है ना। इसके अलावा मोइनुद्दीन खान, सुकूर खान, जैसे सुकूर खान आया आपने पकड़ लिया होगा कि ये सारंगी से संबंधित है। सुकूर खान, सबरी खान, बिंदा खान, है ना, ये जो है सभी के सभी किससे हो जाएगा, सारंगी से हो जाएगा। कृष्णा राम चौधरी और बिस्मिल्लाह खान साहब, ये जो है आपके शहनाई से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान साहब को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खान साहब से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब इंडिया स्वतंत्रता को प्राप्त किया तो 1947 में शहनाई वादन और फिर प्रथम गणतंत्र दिवस 1950 में शहनाई वादन हेतु किसे आमंत्रित किया गया था, तो आप कहेंगे बिस्मिल्लाह खान साहब को आमंत्रित किया गया था। शहनाई में कितने जो है छिद्र होते हैं, तो आप कहेंगे 7 छिद्र होते हैं। सागर परिक्रमा पहल की शुरुआत भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। सागर परिक्रमा एक सागर माला परियोजना है और एक गति शक्ति परियोजना है ना। तो इस प्रकार से कई प्रकार की जो है परियोजना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सागर परिक्रमा पहल है, एक प्रकार का स्कीम है जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इस परियोजना का या फिर इस योजना का, इस स्कीम का जो मेन मोटो है कि भाई जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है उनके स्थिति में सुधार लाना, सुरक्षित रखने के उपाय सोचना और साथ ही साथ मछुआरों की स्थिति में सुधार लाना। ठीक है भाई, इसकी शुरुआत 2022 में करी गई थी गुजरात से। इनके अलावा अवसर योजना, अवसर योजना की शुरुआत भारतीय विमानन प्राधिकरण, है ना, भारतीय विमानन प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य जो स्वयं सहायता समूह के जो है उत्पाद, स्थानीय उत्पाद, उनको बढ़ावा देना है। देखिए स्वयं सहायता समूह छोटा चीज, लेकिन बड़े बड़े अब जो है एग्जाम में क्वेश्चन इनसे क्रिएट हो रहा है। जैसे आपको याद दिला दूं, ई शक्ति योजना पूछा गया था जो स्वयं सहायता समूह से ही रिलेशन रखता है और नाबार्ड को रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपसे इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि अवसर योजना की शुरुआत स्वयं सहायता समूह, है ना, के विस्तार हेतु, है ना, किसके द्वारा किया गया। आप तो झट से कोई मंत्रालय लगा दोगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे भारतीय विमानन प्राधिकरण को जो है आंसर करना है। ई शक्ति योजना की शुरुआत नाबार्ड के द्वारा किया गया था। यह योजना भी स्वयं सहायता समूह में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से करा गया था। ई शक्ति योजना की शुरुआत की बात करेंगे तो ये 2017 में स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री
ऊषा योजना। देखिए प्रधानमंत्री ऊषा योजना जो है ये क्या है, तो प्रधानमंत्री ऊषा योजना जो है ये 2023 में आया है और इस योजना का अगर आप फुल फॉर्म करेंगे तो उच्च शिक्षा प्रणाली है ना, उच्च शिक्षा प्रणाली में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऊषा योजना शुरू किया गया है। एक्चुअली ये रूसा योजना है, पहले इसका नाम रूसा योजना हुआ करता था, है ना, उच्च स्तरीय शिक्षा इस प्रकार का था रूसा योजना, तो इसका नाम बदल के ऊषा योजना कर दिया गया। जैसे नहीं लग रहा है कि ऊषा योजना किसी लड़की का नाम है तो हम जो है किसी महिला से संबंधित बात को इसमें आंसर कर दें, तो अगर घर में नहीं पढ़ के जाएंगे तो दिक्कत हो जाती है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा कीर्ति योजना, ये भी जो है लड़की के नाम जैसा लग रहा है, तो अगर 100% मैं बोलता हूँ कोई बच्चा अगर पहले से इसे प्रिपेयर नहीं किया है तो वहाँ पे कोई मिलता जुलता गलत आंसर जरूर करके आएगा। देखिए कीर्ति योजना का होता है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है कि भाई छोटे मोटे खिलाड़ियों को सिलेक्ट करके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे लाना या अवसर देना। इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में करा गया था। अदिति योजना, इसका भी नाम लड़की के नाम से मिल रहा है, अदिति योजना, इसकी शुरुआत भी मार्च 2024 में किया गया था, लेकिन ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित योजना है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगला है कारक लागत के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला जो स्टेटमेंट है इसमें सरकारी अनुदान शामिल होती है। कारक लागत फैक्टर कॉस्ट में सरकारी अनुदान शामिल होती है क्या, तो एकदम होती है। इसमें सब्सिडी को भी शामिल किया जाता है, ये भी कथन सही हो जाएगा। इसमें अप्रत्यक्ष कर को शामिल नहीं किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें उत्पादन की सभी लागत शामिल होती है, ये भी शामिल हो जाएगा। तो ऑप्शन उपयुक्त में से सभी कथन सही है, उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएगा। कोई भी स्टेटमेंट अभी तक गलत नहीं पढ़ा हमने, तो सभी के सभी जो है सही करना पड़ेगा इस पार्टिकुलर प्रश्न के लिए फैक्टर कॉस्ट के बारे में, है ना। अब आते हैं यहाँ पे जब फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी की गणना करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस सूत्र में एक खाली स्थान छोड़ के आपसे फिल करने के लिए पूछा जाता है। ये लंबा चौड़ा सूत्र में एक जगह खाली स्थान छोड़ देगा और आपसे पूछेगा कि ये चारों ऑप्शन में कौन से होंगे। तो देखिए फैक्टर कॉस्ट पे जब आप जीडीपी का निर्धारण करते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो क्या होता है, जीडीपी मार्केट वैल्यू पे यानी मार्केट प्राइस पे माइनस क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और मिलने वाली सब्सिडी को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। बाद में कि इस सूत्र से आप कई प्रकार के सूत्रों का क्रिएशन कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी आपका मार्केट प्राइस पे निकालना है जीडीपी, है ना, तो मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप गणित हमसे बेहतर जानते हैं, यहाँ से जो है बराबर के दोनों साइड बैलेंस करके इसकी वैल्यू निकालेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। नोट, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में सरकारी अनुदान सब्सिडी तो शामिल होती है परंतु अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होती है, जो स्टेटमेंट के तौर पे लिखा भी गया था। इसके अलावा मार्केट प्राइस पर जो जीडीपी होती है ये जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। यहाँ देखिए मैंने बैलेंस करके खुद ही यहाँ पे एक लाइन और लिख दिया है ताकि आपको कुछ न करना पड़े, आपको सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है और एग्जाम पास करके साहब बनना है। ठीक है, इसके अलावा जीडीपी किसी देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी सेवाओं और वस्तुओं का जो है अंतिम मौद्रिक वैल्यू होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। और किसी भी देश जो है वृद्धि कर रहा है या घाटा में जा रहा है, सबसे पहला लफ्ज क्या आता है, जीडीपी पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है भाई, इनके अलावा जीडीपी किसी देश में बता दिए थे। जीडीपी का अगर इस प्रकार से बात करेंगे तो C प्लस I प्लस G होता है, जहां C क्या है, उपभोग व्यय है, I क्या है, कुल निवेश व्यय है और G क्या है, कुल सरकारी खर्चे हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे, इसे अपन जीडीपी कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट पर और मार्केट प्राइस पे हमने जीडीपी का सूत्र ऊपर में बताया है। राष्ट्रीय आय क्या होता है कि जब जीडीपी में से आयात और निर्यात का अंतर घटा देते हैं। ठीक है, जब जीडीपी में आप आयात और निर्यात का अंतर घटा देते हैं, खरीद बिक्री का जो शुद्ध वैल्यू होती है वो घटा देते हैं, तो आपका राष्ट्रीय आय निकल करके आता है। यहाँ पे हमने जीडीपी का ये सूत्र लिखा और इसमें हमने आयात और निर्यात की अंतर को घटा दिया, तो हमें क्या निकला, राष्ट्रीय आय जो है निकल के आया है। ठीक है भाई, इसके अलावा यहाँ पे जो है यहाँ पे ये करना पड़ेगा, साइन में डिफरेंस हो गया, इन दोनों में थोड़ा सा गड़बड़ है ना। इसको करेक्ट करके हम पीडीएफ में देंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, ये कई बार बताए हैं और ये छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है कि भाई नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मतलब क्या होता है, मतलब जीडीपी में क्या घटाया जाता है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी डिप्रिसिएशन अर्थात मूल्य ह्रास को घटाएंगे तो जो जी शब्द होता है वो एन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ग्रोस से नेट में भाग जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जैसे ही इसमें से डिप्रिसिएशन को घटाया तो ये जी जो है ये एन में कन्वर्ट हो गया, नेट बन गया है
जी, ठीक है भाई, ऐसे भी याद रख लेंगे, कई सारे चीज़ जो है सहूलियत मिल जाएगी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी क्या होता है? जीएनपी मैंने कई बार बता चुका है कि भाई जीडीपी में देसी नागरिक के द्वारा विदेशों में कमाए गए धन को जोड़ देते हैं और विदेशी नागरिक द्वारा देश में कमाए गए धन को घटा देते हैं, इसे हम कहते हैं जीएनपी। ठीक है, यहाँ पे एक्स और एम का जो है वैल्यू लिखा गया है, अच्छे से आप समझ लेंगे। कोई अपने देश का आदमी है, कुवैत में जाके फीटर का काम कर रहा है, तो उसके द्वारा जो धन उपार्जित किए जाते हैं वो जीडीपी में जोड़े जाएंगे। और कोई इंग्लैंड का बंदा है जो बिहार में लिट्टी चोखा बेच रहा है, तो उसके द्वारा जो धन कमाए जाएंगे वो घटाए जाएंगे जीडीपी में से, और इस प्रकार जो रिजल्ट आएगी उसे हम क्या कहते हैं? जीएनपी कहते हैं। नोट, बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी और जीएनपी समान हो जाता है, क्योंकि न तो किसी को कोई लेता है न किसी को कोई देता है। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है आयात निर्यात का ठप हो जाना। ऐसी कंडीशन में जीडीपी और जीएनपी दोनों समान हो जाती है। देखिए यहाँ पे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है, इसका मतलब होता है कि वैसा पर्सनल इनकम जो आप खर्च कर सकते हो, उस पैसे का आपसे कोई भी हिसाब नहीं मांगेगा। तो ये कैसा होता है? जो आपकी इनकम होती है उसमें जब आप टैक्स को चुका देते हो सरकार को, यानी डायरेक्ट टैक्स अगर आप पे कर देते हो, और तब जो इनकम आपके पास बचता है वो आपका डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है। मान लीजिए जैसे अभी 12,75,000 रुपया जो है आपका कर दिया है टैक्स फ्री, काएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, है ना, एक जीरो और डालना पड़ेगा क्या? हाँ, तो 12 लाख जो 75 सही है ना भाई, अब गणित कमजोर हो गया है। इकाई दहाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 12,75,000 रुपया कर दिया है। अभी देखिए, अब जैसे 12,75,000 रुपया आपको आया, इससे मान लीजिए कि किसी का 13 लाख हो गया। अब इसके बाद जो स्लैब है ना, उसमें से अगर आप टैक्स को घटा देंगे और तब जो आपके पास पैसा बचेगा वो आपका डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होगा। ठीक है, और 12,75,000 ही तक हुआ तो जीरो टैक्स है इस स्लैब में, है ना। तो ये पूरे के पूरे आपके लिए क्या हो जाएगा? पर्सनल डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है ना। एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब जीएनपी में से, अभी आपने जीएनपी ऊपर में सूत्र सीखा है कि जीडीपी में से विदेशी नागरिक द्वारा देश में कमाए गए धन को घटाने का है और देशी नागरिक द्वारा विदेशों में कमाए गए धन को जोड़ने का है, तो जीएनपी निकल जाएगा। जब जीएनपी में से आप मूल्यह्रास को घटा देंगे तो आपका क्या? एनएनपी हो जाता है। मैंने अभी बताया था कि जब भी मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन को घटाए जाएंगे तो जी शब्द एन में कन्वर्ट हो जाती है। चलते हैं हम आगे। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला जो गोल्फ क्लब है ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब की स्थापना 1829 में हुआ था। कहीं कहीं 1829/30 लिखते हैं, तो आपको 29 पकड़ के चलना है। जो भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब है ओरिएंटल क्रिकेट क्लब मुंबई 1848 में स्थापित किया गया था। यह भारत में सबसे पुरानी क्रिकेट क्लब है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मोहन बागान एथलेटिक क्लब है ना, यह 1889 में स्थापित किया गया था। वर्तमान समय में ये फुटबॉल की सबसे पुरानी ऑपरेशनल फुटबॉल क्लब है जो अभी भी जीवित है, चल रहा है। भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? अगर कप की बात करें तो डूरंड कप है। 1888 में पहला मैच शिमला के अंदर खेला गया था। ये पार्टिकुलर लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि डूरंड कप का पहला मैच किस शहर में खेला गया था। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच इंग्लैंड के खिलाफ 13 जुलाई 1974 को खेले थे, है ना। ये इनका पहला इंटरनेशनल मैच था अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय ओडीआई फॉर्मेट का, और इस फॉर्मेट में कप्तानी किए थे अजीत बाडेकर साहब। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। अभी चैंपियन ट्रॉफी में हमने 2 मैच खेले हैं, दोनों के दोनों जीते हैं और पाकिस्तान जो है यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लिए हैं। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 25 जून 1932 को इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे। सीके नायडू यहाँ पे कप्तान थे। तो अगर आपसे पूछता है कि भाई भारत जो है आज़ाद भारत जो है यहाँ पे ओडीआई इंटरनेशनल में पहली जो है भारतीय कप्तान कौन थे? तो वाडेकर। और टेस्ट मैच में पहली भारतीय कप्तान कौन थे? तो आप कहेंगे सीके नायडू, ठीक है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? तो लाला अमरनाथ का नाम डालिएगा, है ना। वनडे क्रिकेट में कपिल देव का नाम, और T20 फॉर्मेट में पहला शतक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाने वाला सुरेश रैना है, ठीक है। इनके अलावा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को 2022 में दिया गया था। फिर 23 में जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये जो है आपका लता दीदी की जो बहन है आशा भोसले उनको दिया गया था। फिर 2024 के लिए जो घोषणा हुआ तो ये अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया है। साल 2020 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद को
दिया गया था। देखिए लता मंगेशकर पुरस्कार अलग अलग राज्य देते हैं, जैसे एमपी और महाराष्ट्र देते हैं, लेकिन जो लता मंगेशकर है ना पुरस्कार है ना, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार माफ कीजिएगा, वो उनके अपने ही ट्रस्ट से दिया जाता है। और मैंने आपको एक दिन और 36 सीरीज में पढ़ाया है कि मास्टर दीनानाथ पुरस्कार भी एक अलग है, जो पिछले साल पंकज उधास को दिया गया था। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 सुरेश वाडकर को, और 2024 में जो महाराष्ट्र सरकार वाला लता मंगेशकर पुरस्कार है ये अनुराधा पौडवाल को दिया गया था। बहुत सारे बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं उनको कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। लता मंगेशकर पुरस्कार अलग है ना, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अलग है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नई वाली पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 2022 से हुई थी, जो लता दीदी के चैरिटी से दिया जाता है ना। और जो लता मंगेशकर पुरस्कार है ये महाराष्ट्र और एमपी के सरकार अलग अलग देते हैं। तो यहाँ पे मैं महाराष्ट्र वाला दिखाया अनुराधा पौडवाल को, है ना। इनके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 उत्तम सिंह को और 2023 के लिए चित्रा को दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन जो आगामी कुछ दिनों के बाद जो एग्जाम होंगे 1-2 महीने के बाद, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 2025 में कितने पद्म अवार्ड बांटे गए, है ना। पार्टिकुलर भी पूछा जा सकता है, ओवरऑल भी पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल 139 पद्म अवार्ड बांटे गए इस गणतंत्र दिवस के संध्या पे, यानी जो अभी 2025 में हमने मनाया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण और 13 पद्मश्री थे। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1937 के अंदर स्थापित किया गया था एल्युमिनियम का पहला कारखाना। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा इंडिया में वर्तमान समय में कहाँ होता है? आप लोगों से ये क्वेश्चन डिमांड करूंगा आंसर इसका, है ना, क्योंकि कई बार मैंने आपको बता रखा है। जब भी मैं पढ़ाऊंगा बगल में हल्ला जरूर करेंगे। हर जगह ना कुछ लोग हैं ऐसे, है ना, जिनको पता चल रहा है कुछ अच्छा काम हो रहा है, टांग खींचो, है ना। भारत में वर्तमान जूट मिल रिसरा नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल में 1885 में खोला गया था। ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जो आपका जूट मिल है इंडिया में पहली बार कहाँ पे और कब खोला गया, तो आप कहेंगे 1855 में रिसरा पश्चिम बंगाल में खोले गए थे। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने हुगली नदी के किनारे, है ना, कहाँ पर अपनी फैक्ट्री खोली थी? तो ऑब्वियसली जो है पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा। भारतीय जूट की स्थापना 1971 में हुआ था। जूट निगम, माफ कीजिएगा, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। वर्तमान समय में सबसे बड़े उत्पादक इसका बांग्लादेश है ना, और भारत का स्थान इसमें सेकेंड है। ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करते हैं। जूट से झोला, सुतरी वाला बोरा, चीनी वाला बोरा इत्यादि जो है बनते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में हुआ था। सेल ये पीएसयू कंपनी है और ये महारत्न कंपनी है भारत में। ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में रसिया के सहयोग से, राउरकेला इस्पात संयंत्र 1959 में जर्मनी के सहयोग से, और आपका बोकारो स्टील प्लांट 1964 में रूस के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है। जो आपका टिहरी डैम है, जो इंडिया में सबसे ऊंचा बांध परियोजना उत्तराखंड में है, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे, वो भी रूस के सहयोग से लगाए गए थे। उन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, तो इसे भी ध्यान रखना है आपका। टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं, ये टाटा से जुड़े हुए हैं। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी की स्थापना 1936 में किया गया था। एसीसी सीमेंट, है ना, अभी इसका एडवर्टाइज आप देखते होंगे, है ना। एसीसी ही भेजना, इस प्रकार से होते हैं क्योंकि घर बार बार नहीं बनाई जाती। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में किया गया था। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति पर एकल बार यानी से सिंगल बार ही मुकदमा हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपने क्राइम किया एक बार और आपको जो है सजा बार बार मिलता रहे। तो इस चीज़ों से जो है कौन से आर्टिकल इस प्रकार का उपबंध किया गया है या इस प्रकार के फैसिलिटी दिए हैं? तो आर्टिकल 20 का जो सेकेंड है यह कहता है कि एक गुनाह के लिए एक ही सजा मिलेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में आपका जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। जो 7वां था वो संपत्ति के अधिकार था, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में आर्टिकल 300A में रखा गया है, जहां पे ये विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित है। अनुच्छेद 14 से 18 को समता का अधिकार कहा जाता है। 19 से 22 को स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। 23 और 24 को शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है। 25 से 28 को धार्मिक स्वतंत्रता कहा जाता है।
29 और 30 को अल्पसंख्यक हित से संबंधित मानते हैं, है ना, जो आपका उनके इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उनको चलाने, है ना, इस प्रकार की चीज इसी 29-30 के अंदर आ जाती है। 31 आपका निरसित है और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 14 को समता का अधिकार कहते हैं। 15 में जो है जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आपने आर्टिकल 15 एक मूवी है देखा होगा। इनके अलावा 16 है कि लोक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता, ठीक है। अनुच्छेद 17 है छुआछूत का अंत बताता है। 18 जो है उपाधि या फिर, है ना, इस सब का अंत बताता है। देखिए 19 में जो है ना, यहाँ पे 19 में कई सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये ग्रुप ऑफ मौलिक अधिकार से 19 के कई पार्ट हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 19 का एक जो है ये मीडिया वगैरह यहाँ से कवर होती है। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, आप अपने विचार को रख सकते हैं, बात को रख सकते हैं, इसमें कोई भी आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ऐसा नहीं किसी को गालियां दे रहे हैं, ऐसा नहीं भैया, काम की बात है ना। शांतिपूर्ण ढंग से जो है हथियार रहित, यानी कोई भी जो है हथियारों से लैस न हो, आप अधिकार सम्मेलन इत्यादि कर सकते हैं। 19 का बी कहता है संगम या सहकारी समिति वगैरह सी के तहत बना सकते हैं। भारत में कहीं भी अबाध रूप से आप बिना वीजा के घूम सकते हैं, ये 19 का डी कहता है। 19 के ई कहते हैं कि आप देश के किसी भी भूभाग में निवास कर सकते हैं, है ना। और 19 का जी कहते हैं कि आप अपनी जीविका को चलाने के लिए कोई भी लीगल बिजनेस कर सकते हैं। तो ये है भैया आर्टिकल 19 का जो है विशेषता। इनके अलावा आर्टिकल 20 के 3, जैसे कि 20 का 2 मैंने ऊपर में बताया था कि एकल अपराध के लिए एकल सजा की जो है प्रावधान है इंडिया के अंदर। इस प्रकार की फैसिलिटी आर्टिकल 20/2 में दिया जाता है। यहाँ आर्टिकल 20/3 है। इसमें क्या होता है कि कोई भी अपराधी जिसपे जो है शक है या फिर शक के दायरे में है, उनको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए, कि तुम कहो किए हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उन्हें प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसे दूसरे शब्दों में अपन क्या कहते हैं? निजता का अधिकार भी कहते हैं। और मैंने इससे 1-2 दिन पहले ही एक क्वेश्चन बताया था कि आप अपने पसंद के लोगों से शादी करते हो, है ना, तो ये भी जो आपका अधिकार है ये आर्टिकल 21 के तहत ही दिया गया है, क्योंकि इसका नाम भी निजता का अधिकार भी तो है और ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, चाहे आपात की स्थिति ही देश में क्यों ना लागू हुआ हो। आर्टिकल 21 का ये कहता है कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा की फैसिलिटी होगी, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। आर्टिकल 22 का ये कहता है कि व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़ के, याद रखिएगा ये पार्टिकुलर पॉइंट से यूपीएससी में एक बार स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था। यात्रा के समय को छोड़ के, मान लीजिए 5 घंटे का यात्रा है ना, तो ऐसा नहीं कि 24 घंटा में पहुंचा देना है, ठीक है। तो किसी दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाता है, लेकिन यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता इसके अंदर। अनुच्छेद 23 जो है ये बलात् श्रम पे रोक बताता है, इसे बंधुआ मजदूर पे रोक भी आप कह सकते हो, यानी जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करवा सकता। अनुच्छेद 24 जो है ये बाल श्रम पे निषेध है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी जोखिम भरे कार्य पे नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 25 कहता है कि धार्मिक प्रचार प्रसार, धार्मिक आचरण, कोई भी धर्म मानना ये आपके ऊपर डिपेंड है सर, है ना। इनके अलावा अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक परियोजनाओं या संस्थाओं के लिए, है ना, जो स्थापना और पोषण का अधिकार देता है, माफ कीजिएगा। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो टैक्स की स्लैब है उसमें आप चाहे तो दे भी सकते हैं, आपको जो है बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी इसमें जो है धार्मिक कार्यों में किए गए खर्च से टैक्स फ्री है। इनके अलावा अनुच्छेद 28 ये धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता है ना। राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा न दी जाए, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं ये क्या लिखा है। इसके अलावा अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है, ये भी आप अच्छे से समझ गए। अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती, ये मैंने ऊपर में समझा चुका है, ठीक है। चलते हैं हम आगे। इसके अलावा G7 देश की बैठक 2024 में किस देश में हुआ? तो G7 की बैठक 2024 में इटली के अंदर कराए गए। G6 की स्थापना हुआ था G7 से पहले 1973 में, प्रथम बैठक हुआ था 1975 में। यह विकसित देशों का समूह है, बस इतना याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। G20 विकासशील देश का समूह है या अर्ध विकसित देश का समूह है, और G7 जो है ये पूर्ण विकसित देशों का समूह है, ठीक है। वर्तमान समय में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और अमेरिका जो है ये G7 के पार्ट है, ठीक है भाई। अगला आता है कि G7 में रूस कब शामिल हुआ था? तो ये 1997 में शामिल हुआ था, है ना, और G8 बन गए थे।
रूस को 2014 में इस ग्रुप से फिर से बाहर हो गया था। तो इस प्रकार से G6 से चल के G8 बना और फिर से G7 बन गया। ठीक है, G20 जो विकासशील देशों का ग्रुप है, इसकी स्थापना 1999 में हुई। G20 की बैठक 2023 में दिल्ली में कराए गए थे, जिसके वजह से आप लोगों का एग्जाम भी डिले हुआ था। कई लोगों का एग्जाम जो है आगे डेट बढ़ा दिया गया था। जहां अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता दी गई थी, और अफ्रीकी यूनियन में कितने कंट्री को शामिल किया गया है, आप लोगों से ये क्वेश्चन डिमांड करूंगा। 55, 56, 52, 51 ऑप्शन भी दे दिया हूं, बताइएगा। G20 2024 बैठक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ और 2025 में यह बैठक साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगी। ठीक है भाई, पता नहीं यहाँ लोगों की एक ही तो कमरे की घर होती है, 1 BHK का घर, उसमें सब दिन पता नहीं मिस्त्री को कैसे अफोर्ड कर पाता है पैसा। आश्चर्य लगता है, कुछ ना कुछ कराता ही रहता है ठोक पीट। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुआ था। 2009 में पहली बैठक रूस में हुई थी। अंतिम देश साउथ अफ्रीका जो 2010 में सदस्य बने थे। इसका मुख्यालय संघाई में है। किसकी बात हो रही है? ब्रिक्स की। अब ये ब्रिक्स में और भी नए नए देश आ गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था आने वाला था 6 देश, लेकिन अर्जेंटीना नहीं आए और इस प्रकार 5 नए देश को शामिल किया गया था। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में आधिकारिक सदस्यता दे दी गई थी। 2023 में ब्रिक्स की बैठक दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, 24 में रूस में हुआ है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की नींव जो है 2001 में रखी गई थी। भारत इसके सदस्य 2017 में बने थे। ठीक है, इसके अलावा आज़ादी के बाद भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था? तो ये 1959 में आया था। देखिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम आज़ादी के पहले भी आया है, तो ये आया था 1959 में। आज़ादी के पहले शस्त्र अधिनियम आया था 1878 में। उस समय अंग्रेज गवर्नर का नाम आपसे अंग्रेज एग्जामिनर पूछता है तो लीटन होता है। लीटन के समय आया था इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में, और स्वतंत्रता के बाद 1959 में आया था। तो उस समय कौन रहेंगे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। इनके अलावा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था। ठीक है, इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1961 में, माफ कीजिएगा 1861 में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था, है ना। इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम कानून ये 1961 में पारित हुआ था, लेकिन ये कितने सफल हुए आप सभी जानते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम सर्वप्रथम 2019 में आया था। तो ये कुछ एक याद रखेंगे जो आज भी आपके एग्जाम पे भारी है। फुटबॉल खेल में गोल लाइन और पेनल्टी क्षेत्र के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 12 गज होती है। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, है ना, कई बार, वो भी रिलेट करके। जैसे फीफा में गोल्ड पोस्ट की गहराई 2.44 और 2 गोल्ड पोस्ट के बीच की दूरी उसके 3 टाइम बोल दिए थे, तो 7.32 मीटर हो जाएंगे। फुट में बात करेंगे तो 8 8 24 फुट हो जाएंगे। ठीक है, और भी फीफा का जो डायामीटर है ये अलग है और सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप की डायामीटर अलग है। इस बात पे विशेष फोकस करें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल और बीच वॉलीबॉल, इन दोनों का डायामीटर में भी फर्क है। खिलाड़ी तो 6 ही होते हैं दोनों में, लेकिन दोनों में डायामीटर में फर्क है। 18/9 होता है वॉलीबॉल में और बीच वॉलीबॉल में 16/8 होते हैं डायामीटर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए फुटबॉल में टच लाइन जिसे लंबाई भी कहते हैं 90 से 120 मीटर के बीच हो सकती है। ये 90 से लेकर के 120 मीटर में कुछ भी हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है। इनके अलावा चौड़ाई जो है ये 45 से 90 मीटर के बीच में हो सकती है। ये जो है बड़का फुटबॉल, है ना। इसके अलावा फीफा में गोल पोस्ट की बीच की दूरी 2 पोस्ट की बीच की दूरी 24 फुट होता है और फीफा में गोल पोस्ट की गहराई कहिए या ऊंचाई कहिए तो ये 2.44 मीटर होते हैं। ये 3 टाइम हो जाएंगे दोनों के बीच की दूरी का, है ना। नहीं, इनके 3 टाइम हो जाएंगे दोनों के बीच की दूरी 2.44 कितना 7.32, है ना। सीनियर फुटबॉल के लिए जो डायामीटर है ये अलग है 105 मीटर। और खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के विजेता कौन रहे हैं? तो ये हरियाणा रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के विजेता। खेलो इंडिया 2023 में जो पैरा गेम हुआ था ये दिल्ली में कराया गया था और यह जो है पैरा खेल का पहला संस्करण था। विजेता हरियाणा रहा था। खेलो इंडिया पैरा गेम में हरियाणा को 40 गोल्ड
39 रजत और 26 ब्रॉन्ज के साथ 105 पदक प्राप्त हुए थे। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में कुल कितने खेल को शामिल किया गया था? तो 7 खेलों को शामिल किया गया था। एथलेटिक्स, शूटिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोंडाजी। इस प्रकार इसमें जो शुभंकर रखा गया था, उज्ज्वला को रखा गया था जो एक गोरैया के नाम पे था। 2023 में चीन में एशियाई पैरा गेम्स का आयोजन किया गया जहां भारत को 111 पदक मिला था, ये ध्यान रखेंगे। और एशियाई खेल जो 2023 में हुआ था वहां पे भारत को 107 पदक मिला था। तो ये दोनों अलग अलग है, यहाँ पे देखिए। इनके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 तथा खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में जो होने वाली है ये बिहार में होने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बात है, बिहार में इस प्रकार के बड़े से खेल का आयोजन हो रहा है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन करेंट सेक्शन से आ सकते हैं। एशियाई खेल 2026 में जो होगा ये जापान में होगा। मैंने पहले भी एक प्रश्न के दौरान इसी वीडियो में बताया था। एशियाई खेल को पहले एशियाड कहा जाता था। शुरुआत हुई थी 1951 दिल्ली से और भारत में सेकेंड टाइम हुई थी 1982 में। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी 2018 में, है ना। 24 में यह छठा संस्करण था जो तमिलनाडु के 4 शहर में कराए गए थे और 25 में मैंने अभी बताया कि बिहार में कराए जाएंगे। 24 में जो हुआ था उसमें 26 खेल को शामिल किया गया था और यहाँ पे विजेता रहा था महाराष्ट्र। और पहली बार 24 में खेलो इंडिया यूथ गेम में स्क्वैश खेल को शामिल किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत हुई थी 2020 में उड़ीसा से, ठीक है। इसके अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम 2024, ये पहली बार ऐसा मौका था कि विंटर गेम हमेशा जम्मू कश्मीर में ही हुआ करता था, लेकिन 2024 में कुछ इवेंट जो है लद्दाख में और कुछ जम्मू कश्मीर में, यानी मिली जुली मेजबानी करे थे। जामरानी बांध परियोजना किस राज्य में स्थापित हो रहे हैं? तो ये उत्तराखंड में हो रहे हैं। भारत की सबसे ऊंची जो बांध परियोजना है ये टिहरी डैम है जो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे है और मैंने अभी बताया था कि ये रूस के सहयोग से जो है स्थापित किया गया था। भारत की सबसे ऊंची जो गुरुत्वीय बांध है ये आज भी भाखरा नांगल बांध होगा। गुरुत्वीय बांध कहेगा तो भाखरा नांगल बांध इंडिया में सबसे ऊंची है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल राज्य में है। निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है ना। इसके अलावा नागार्जुन सागर परियोजना जो सिंचाई तथा जल विद्युत दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है, यह कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो वर्तमान में कूचिकल जलप्रपात जो है ये भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो बराही नदी पर स्थित है। पहले जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात को हम सबसे ऊंचा जलप्रपात मानते थे, ठीक है। नवेली लिग्नाइट क्षेत्र ये तमिलनाडु में आपको मिलेगा और भारी जल संयंत्र उड़ीसा के तालचेर में मिलेंगे। तो ये कुछ एक बात। इनके अलावा परीक्षित महतो का संबंध किस नृत्य से है जिसे 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए परीक्षित महतो जो है ये छऊ नृत्य के कलाकार है। आपके पास जो टॉपिक वाइज होगा हमारा उसी का ये पेपर कटिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक चीज को अलग अलग दर्शाया गया है, तो इससे आप कवर कर लेंगे। जिसके पास नहीं है स्क्रीनशॉट लेके आगे की बात को यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो हम सीधे आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा किस राजवंश या शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आया था? जो सेंट थॉमस है ये पल्लव वंश के काल में भारत आए थे। शक के बाद पल्लव का आधिपत्य हुआ भारत में। पल्लव के प्रसिद्ध शासक गुंडो फर्निस के समय सेंट थॉमस भारत आए थे, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आए थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य भी किए थे, है ना। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेनसांग कांचीपुरम अर्थात साउथ इंडिया का जो जर्नी है ये पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में जो है किया था। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। फहियान भी एक चाइनीज यात्री हैं जो भारत आए और ये जो है ह्वेनसांग से पहले आए थे। फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे अपन विक्रमादित्य भी कहते हैं, इनके काल में भारत आए थे। इब्न बतूता ये मोरक्को के निवासी थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल में भारत आए थे। भारत में सबसे पुराना यूरोपियन चर्च सेंट फ्रांसिस चर्च है जो केरल में है और इसे भारत में सबसे बड़े चर्च होने का भी दर्जा प्राप्त है। सबसे पुराना के साथ साथ सबसे बड़ा भी है। और सबसे पुरानी मस्जिद भी मैंने बताया था शेख चेरामन जुमा मस्जिद, ये भी केरल के अंदर ही स्थित है। सबसे अधिक दुनिया में जो धर्मावलंबी की संख्या है ये ईसाई धर्म की लोग सबसे ज़्यादा है इंडिया में। दूसरे स्थान पे इस्लाम है ना, ये ध्यान रखेंगे। और इंडिया जो है विश्व में सबसे अधिक इस्लाम धर्म के लोगों को रखने वाला सेकेंड कंट्री है आफ्टर इंडोनेशिया। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे अरब लगा देते हैं।
इनके अलावा 2001 में जनगणना की तुलना में 2011 में शिशु लिंगानुपात में कितनी बदलाव आई, तो 8 गो बदलाव आई। 2001 में जो जनगणना हुआ था उसके डाटा के अनुसार शिशु लिंगानुपात है ना 927 था इंडिया में, और 2011 में शिशु लिंगानुपात जो है घटकर 919 हो गया। तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस आप 9 8 17 बराबर देख रहे हैं, ये 2001 कर लीजिएगा। 2001 में 927 था शिशु लिंगानुपात, 2011 में घट गया 919 हो गया। 2011 में समग्र लिंगानुपात 943 है। समग्र मतलब जो वयस्कों का लिंगानुपात होता है ना। केरल सबसे टॉप पे है लिंगानुपात में, और सबसे कम निचले स्तर से टॉप पे है हरियाणा, है ना। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है। जनगणना 2011 में अल्पसंख्यक में सबसे कम जनसंख्या जैन समुदाय का है, अल्पसंख्यक में है ना, यानी जो कम तादाद में है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक दशकीय वृद्धि मेघालय में और सबसे कम दशकीय वृद्धि नागालैंड में दर्शाया गया था। विशेष जानकारी के लिए जनगणना वाली टॉपिक वाइज सेक्शन में जाएं। दीवान अर्ज नामक विभाग का गठन किसने किया था, तो ये बलबन ने किया था। बलबन कौन किस वंश के होंगे, तो गुलाम वंश के होंगे। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के प्रमुख शासक बलबन नवरोज का त्यौहार जो एक प्रकार का पारसी त्यौहार है, सिजदा और पैबोस की प्रथा, लौह एवं रक्त की नीति इत्यादि को जो है शुरुआत किए थे या चलाए थे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिन्होंने 1206 में गुलाम वंश को फाउंड किया था। गुलाम वंश को इलबारी वंश या ममलूक वंश भी कहा जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। यहाँ पे सल्तनत काल में स्थापित कुछ विभाग हैं, जैसे दीवाने अर्ज, ये बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने मुस्त खराज, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवाने कोही, कृषि वाला है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवाने खैरात, दान वाला है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवाने बंदगान, जो बंदी लोग होते थे, जो गुलाम होते थे, उनके लिए फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इस्तिहाक, ये भी फिरोज शाह तुगलक। तो ये कुछ शासकों के द्वारा बसाए गए इंस्टीट्यूट था उस समय का, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले शासक कौन हुए थे, तो फिरोज शाह तुगलक हुए थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक संवाद कौमुदी का भाषा क्या था, तो कहेंगे बंगाली है। राजा राम मोहन राय की पुस्तक जो है अन्य पुस्तक तुफत ए उल मुबाहिद्दीन है, जो फारसी भाषा में 1915 में रिलीज हुआ था। तो इन्होंने कई सारे किताब लिखे थे। राजा राम मोहन राय के प्रमुख फारसी अखबार मिरात उल अखबार है, ठीक है, ये फारसी में है। ये आपका दोनों के दोनों फारसी में हो जाएंगे। जो आपका संवाद कौमुदी है वो आपके बंगाली में हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज को फाउंड किए थे 1828 में कोलकाता में। आत्मीय सभा का गठन किए थे 1815 में, है ना। राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है या जनक कहा जाता है। सती प्रथा का अंत जो विलियम बेंटिक ने किए थे 1829 में, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त मल्याद का भाषा पूछा जाता है, तो आप कहेंगे तेलुगु भाषा में लिखे गए थे। गीत गोविंद संस्कृत भाषा में कवि जयदेव के द्वारा लिखा गया था, ये सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। राष्ट्र गुफ्तर, ये गुजराती भाषा में समाचार पत्र था, जिनके संस्थापक दादा भाई नरौजी थे, है ना। नवजीवन समाचार पत्र, ये गुजराती भाषा में लिखे गए थे, जो महात्मा गांधी थे, है ना। इनके अलावा भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजेट है, जिन्होंने जो जेम्स हिक्की के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में जो है ट्रांसफर कर मतलब बदल देता है ना, तो ये आपका कन्वर्ट करता है। सूत्रकनिका या मैट्रोकंड्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो सूक्ष्म जीवों में होता है, यूकैरियोटिक सेल बड़े बड़े जीवों में होते हैं। डीएनए की उपस्थिति कोशिका के नाभिक में होती है। इसके अलावा भी डीएनए शरीर के मैट्रोकंड्रिया में पाए जाते हैं। मुझे माफ़ करना भाई, है ना, ये शोरगुल को मैं बंद नहीं कर सकता। भाड़े की घर है ना, तो मैं किसी को बोल सकता हूँ ना कुछ, है ना, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, क्या कर सकते हैं हम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है, और मैंने आपको बताया था कि कोशिका भित्ति कवक में भी पाई जाती है, और उससे स्पेशल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसके बने होते हैं, तो काइटिन की बनी होती है, क्योंकि जो कोशिका भित्ति है वो साधारण अवस्था में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है या सेलुलोज की बनी होती है। स्पेशल काइटिन की बनी होती है कवक के अंदर।
फिर भी कवक पेड़ पौधा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होती है, अर्थात क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। डप्पू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आपको देखने को मिलेगा, वीरानाट्यम मिलेगा, बुट्टा बोमल्लू मिलेगा, भामा कल्पम जो आपका कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ नाट्य का है ना, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी, धिमसा, कोलाट्टम, ये सभी के सभी आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। असम में आएंगे बिहू, बिछुआ, बगुरम्बा, नटपूजा, महारास, कली गोपाल, खेल गोपाल, है ना, नागा नृत्य, कनोई, झुमरा, होबंजाई, है ना, मीदे मीफे एक प्रकार का त्यौहार है, ये भी आपका असम में ही मिलेगा। सत्रिया नृत्य मिलेगा, असम में माजुली फेस्टिवल मिलेगा, अम्बुबाची मेला मिलेगा, ये सभी के सभी असम के अंदर मिलेगा। बिहार में आएंगे जट जटिन मिलेगा, पनवरिया मिलेगा, विदेशिया मिलेगा, कजरी मिलेगा, बिहुला मिलेगा, सामा चकेवा मिलेगा, छठ पूजा मिलेगा, है ना, ये झिझिया नृत्य मिलेगा। ये सब कहाँ मिलेगा? ये सब आपको बिहार के अंदर मिलेगा। गुजरात में आएंगे तो गरबा मिलेगा, डांडिया मिलेगा, रास मिलेगा, टिप्पानी, जरून, भवई, सिद्धि, धमाल, ये सभी के सभी आपके गुजरात में मिलेगा। हरियाणा में आएंगे फाग मिलेगा, डाफ मिलेगा, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जगोर, ये सभी के सभी हरियाणा में। बाद बाकी बैसाखी और लोहड़ी कॉमन है हरियाणा और पंजाब में, यानी जहाँ भी सिख धर्म के लोग रहते हैं। हिमाचल प्रदेश झोरा, झाली, झारही, धामन, छपेली, महासू, नटी, डांगी, ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए आप लोक नृत्य वाले सेक्शन में जाएं, टॉपिक वाइज जो आपके पास हमारा होगा। जम्मू और कश्मीर रौफ, हिकत, मंदजात, कूद, डांडी नाच, बच्चा नगमा डांस, ये भी यहीं लिख लीजिएगा जम्मू कश्मीर में। कर्नाटक यक्षगान, हुत्तारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लांबी, है ना, अभी जो है कंबाला भी लिख लीजिएगा यहाँ पे कर्नाटक में। तो ये सब जो है कर्नाटक का हो जाएगा। इनके अलावा गुप्त शासन से संबंधित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। बिहार के गया में जो विष्णुपद मंदिर है ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है, जहाँ पर लोग पितृपक्ष करने आते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है ना। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर भगवान जो है शिव को समर्पित है, जिसे राजराज चोला के द्वारा बनवाया गया था, तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र स्थित अजंता का गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में ही है, लेकिन यह हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित है। हालांकि हिंदू धर्म का ही पार्ट है बौद्ध और जैन, लेकिन अगर कैटेगराइज करेंगे तो ये तीनों धर्म से हो जाएंगे। एलोरा का गुफा, अजंता का सिर्फ बौद्ध धर्म से होगा। पल्लव शासन द्वारा निर्मित सौर मंदिर को महाबलीपुरम में स्थित है ना। भगवान शिव और विष्णु दोनों को समर्पित है। कौन सा? महाबलीपुरम में जो स्थित है सौर मंदिर। इनके अलावा खजुराहो मंदिर परिसर में सबसे बड़ी मंदिर जो है ये कंदरिया महादेव का मंदिर है। ये कहाँ पे रहेगा? खजुराहो मध्य प्रदेश में रहेगा। इसका निर्माण किसने करवाया रहेगा? चंदेल शासक ने करवाया रहेगा। पंचायतन शैली और नागर शैली की मिली जुली स्वरूप देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का सफलता सीरीज क्लास नंबर 20। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।